हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक बार बताओ, हम सप्लाई में क्या क्या आता है हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए हमने डिस्कस करा, बी डिस्कस करा, क्लॉज सी हम कर रहे थे जिसमें 4 एक्टिविटीज मेंशन थी। उन्हें सप्लाई माना जाएगा ऑल्दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी हमने करी थी परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल of business assets where ITC has been claimed। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था बेटा। सेकंड अभी हमने नहीं करा था, थर्ड हमने करा था सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट एंड बाय एजेंट टू प्रिंसिपल। इसे सप्लाई माना जाएगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन एक शर्त थी, प्रोवाइडेड एजेंट के पास टाइटल पास करने की या टाइटल को रिसीव करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा सेकंड एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी, काफी नई बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, सुनो। अब उसने क्या कहा है एक्टिविटी 2 में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्संस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा सबसे पहले तो ना हमें मतलब समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, चलो आओ बेटा, पहले हम रिलेटेड पर्सन किन किन को माना गया है वो देखते हैं बेटा। आओ यहां पर, रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा। पहला है बेटा सच पर्संस आर ऑफिसर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेस। मैं आपको बेटा समझाता हूं, लिखो मेरे साथ साथ हेडिंग शेड्यूल 1। चलो हम कर रहे हैं इसकी सेकंड एक्टिविटी। बेटा सेकंड एक्टिविटी में हम पहले मतलब समझ रहे हैं रिलेटेड पर्सन का। ये रिलेटेड पर्सन का बेटा क्या मतलब है, कौन कौन रिलेटेड पर्सन माने गए हैं। तो बेटा जो पहला है ना, जो पहला है वो क्या है, मेरे साथ साथ पढ़ो, फिर आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। सच पर्संस आर ऑफिसर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेस। तो बेटा इसमें पता है कौन आ गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। ए लिमिटेड है एक कंपनी, ठीक है, और बी लिमिटेड एक और कंपनी है। ठीक है बेटा, ए लिमिटेड में डायरेक्टर पता है कौन है, बी। और बी लिमिटेड का बेटा डायरेक्टर कौन है, ए। तो मैं तेरे बिजनेस में डायरेक्टर हूं, तू मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है, तो हम दोनों बेटा क्या बन गए, रिलेटेड पर्सन। हम दोनों बेटा माने जाएंगे रिलेटेड पर्सन। वो मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है, मैं उसके बिजनेस में डायरेक्टर हूं, तो हम दोनों बेटा क्या बन गए, रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेस। तो ए और बी क्या कहलाएंगे बेटा, रिलेटेड पर्सन। अब देखो अगला, अगला तो खैर सिंपल है। सच पार्टनर्स आर, सच पर्सन्स आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें भी रिलेटेड पर्सन माना गया है। लिखते रहो बेटा मेरे साथ साथ एग्जांपल। सेकंड है, सपोज एक फर्म है मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा। अच्छा इस पार्टनरशिप फर्म में ना बच्चे दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो बेटा जो पार्टनर्स होते हैं ना उन्हें भी क्या माना गया है बच्चे, रिलेटेड पर्सन माना गया है। तो एक्स और वाई
दोनों बेटा हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, कॉपी करते जाओ बेटा एग्जाम्पल साथ साथ। तो एक्स और वाई हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है बेटा, आओ थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये भी सिंपल है। तो बेटा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और बच्चे एम्प्लॉय को क्या माना गया है, रिलेटेड पर्सन बेटा माना गया है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, रिलेटेड पर्सन। लेकिन इसमें मैंने अभी थोड़ी बात आपसे आगे भी करनी है, जरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या है, रिलेटेड पर्सन से बेटा। ठीक है, तो अगर मैं किसी सीए फर्म में काम करता हूं तो जो मेरे बॉस हैं वो एम्प्लॉयर हो गए और मैं एम्प्लॉय, हम दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन्स। इस पे लेकिन ना मैं 3-4 लाइनें छोड़ देना, मैं इस पे थोड़ा डिस्कशन बाद में भी करूंगा आपसे। आओ बेटा समझ आए ये, आओ ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अ पर्सन होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ये देखो बेटा क्या मतलब हुआ इसका। बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है बेटा बी लिमिटेड, और एक पर्सन है मिस्टर एक्स। बेटा जो ये मिस्टर एक्स है ना, ये ए लिमिटेड के होल्ड करता है शेयर्स मोर देन इक्वल टू 25%। तो ये ए लिमिटेड के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, और ये बी के भी शेयर्स होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 25%। तो मतलब दोनों कंपनीज में इसका आप कह सकते हो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों कंपनीज क्या मानी जाएंगी बेटा, रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी, क्योंकि दोनों कंपनीज में एक ही पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो ये दोनों कंपनीज भी रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन में आएंगी बेटा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सबको। अच्छा, अगला क्या है बेटा, अगला है वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है बेटा। तो इसका तो बच्चे बेस्ट एग्जांपल होल्डिंग और सब्सिडरी का है। तो मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी है और बच्चे सब्सिडरी कंपनी है, कौन किसको कंट्रोल करती है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या करती है, कंट्रोल। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी को। तो होल्डिंग और सब्सिडरी को भी क्या माना गया है बेटा, रिलेटेड पर्सन। तो होल्डिंग और सब्सिडरी भी आपके रिलेटेड पर्सन है। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा, कॉपी कर लो। अच्छा, अगला है बच्चे, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। सिंपल बात ये भी, बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड। तो मतलब एक जना दो को कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा कई बार ऐसा भी होता है ना, होल्डिंग कंपनी एक है लेकिन सब्सिडरी दो हैं। तो होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडरी हैं बेटा, सब्सिडरी वन
और सब्सिडरी टू। तो ये बताओ, एक जना, बेटा एक जना दो को कंट्रोल कर रहा है, एक जना दो को कंट्रोल कर रहा है, तो बेटा ये दोनों भी क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि कॉमन कंट्रोल है बेटा, दोनों की कमान एक ही के हाथ में है, तो ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन है। ठीक है बच्चे, कॉपी करते रहो। क्लियर हो रहा है बेटा रिलेटेड पर्संस? अच्छा, और कौन आएगा बेटा? टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब बेटा ये देखो, दो लोग मिलके तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बेटा इसका बेस्ट केस तो पार्टनरशिप फर्म ही है ना। दो लोग मिलके तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों बेटा मिलके, दोनों मिलके मेसर्स ए बी एन कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? हमारे रिलेटेड पर्सन। दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं मेसर्स ए बी को, ए बी कंट्रोल करता है, बी भी कंट्रोल करता है, तो ए और बी बेटा हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। ए और बी हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। समझ आ रहा है बेटा सबको? पक्का? आए अगला देखो बेटा, अगला है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब इसमें कौन कौन आएगा वो हमें देखना है बेटा। तो अगला आता है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एच पॉइंट, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, बेटा इसमें कौन कौन आएगा मेरे साथ साथ बेटा लिखना शुरू करना। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में बेटा स्पाउस आएगी, तो स्पाउस आपकी रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी। चिल्ड्रन लिख लो बेटा, चिल्ड्रन आपके रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जो बताओ डिपेंडेंट है। तो मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में तभी आएंगे जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये लोग बेटा आपके क्या माने गए हैं? रिलेटेड पर्संस। तो टोटल 8 लोग हैं जिन्हें बेटा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। कॉपी करो बेटा, कॉपी कर लो इसे, फिर हम आगे बेटा चलते हैं जरा। तो टोटल 8 लोग हैं जिनको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में क्या किया गया है? इंक्लूड। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ना थोड़ा सा केस डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेश पेज पे लिखना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का केस। मैंने अभी बताया ना, इनको क्या माना गया है? रिलेटेड पर्सन माना गया है बेटा। मैं थोड़ा सा आपसे अब केस डिस्कस कर रहा हूं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का केस। ध्यान से सुनना है बेटा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। देखो बेटा, ये बच्चे आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये बेटा आपका एम्प्लॉय है। बात समझ आई? ध्यान से सुनना है बेटा।
फ्रेश पेज पे करना। अच्छा, मैं आपसे कुछ बातें बेटा पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है। सीए बनने के बाद बेटा मैं से इन्फोसिस, सीए बनने के बाद मैंने इन्फोसिस मैंने ज्वाइन करी बेटा। तो एम्प्लॉय ने मैंने बेटा कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है? इन्फोसिस मैंने ज्वाइन करी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बेटा एम्प्लॉयर को। तो बेको एक बार बताओ, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज बेटा किसको प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है ना। आप अपनी सर्विसेज क्या करोगे? एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और इसके बदले बेटा एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? कंसिडरेशन, सैलरी देता है बेटा। इसके बदले एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना बेटा, केस सिंपल है पर थोड़ा ध्यान से। इसके बदले एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? कंसिडरेशन यानी सैलरी। अब बेटा गवर्नमेंट, अब कंसिडरेशन किस फॉर्म में होता है? ध्यान से सुनो। आपने तो बेटा सैलरी चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। मुझे बताओ सैलरी में क्या क्या आता है? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देता है ना, बेसिक सैलरी। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेटा डियरनेस अलाउंस देता है। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस, कमीशन देता है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बच्चे अलाउंसेस देता है। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है। अच्छा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेटा परक्विजिट्स देता है ना, रहने के लिए घर दे दिया, कैब की फैसिलिटी दे दी, मोटर कार की फैसिलिटी वगैरह वगैरह। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है ना। और बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? एरियर्स ऑफ सैलरी। ये कुछ चीजें हैं जो बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। तो ये आपकी बेटा सैलरी निकल के आती है, ग्रॉस सैलरी, जिसमें से आप वो फिर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 क्या करते हो? माइनस। तो ये वो सैलरी है, ये वो कंसिडरेशन है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है बेटा? पे करता है। कॉपी करो बेटा। ये वो कंसिडरेशन है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब ध्यान से सुनना बेटा, आगे बेटा सबका ध्यान से मेरी बात सुननी है बेटा। बेटा आप पता है क्या, सुनो। अब ना मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ, शायद आपको आइडिया हो, आपने कभी अपने बड़े ब्रदर या सिस्टर को किसी को एमएनसी मल्टीनेशनल में जाते हुए देखा हो, तो मैं उसमें थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा। आपको पता है बेटा, जब आप किसी एमएनसी में जॉब मांगने आप जाते हो ना, जब भी आप किसी एमएनसी में जॉब मांगने जाओगे तो बेटा आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है? ध्यान से सुनना बेटा। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपनी क्या देगा? सर्विसेज देगा, ठीक है। और उसके बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देगा, सपोज 20,000 रुपए महीने की। डियरनेस अलाउंस देगा 10,000 रुपए पर मंथ का, ठीक है। बोनस कमीशन देगा सपोज साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर एनम का। अलाउंसेस कौन कौन से दिए जाएंगे? सब लिखा होता है। आपको हम हाउस रेंट अलाउंस देंगे, इतना देंगे। हम आपको मेडिकल अलाउंस देंगे, हम आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे।
बहुत सारी चीजें ना उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती है, मतलब बेसिकली उसमें सब लिखा होता है कि हम आपको क्या क्या देंगे। अच्छा, हम आपको परक्विजिट्स में रहने के लिए घर देंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे, हम आपको से फॉर एग्जांपल मोटर कार की फैसिलिटी देंगे, ठीक है, हम उस घर में आपको स्वीपर, वॉचमैन वगैरह, कुक वगैरह की फैसिलिटी देंगे, है ना। ये सब बातें बेटा आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है और वो निकल के आती है आपकी सैलरी। ये सब कहां पर मेंशन्ड होगी बेटा? आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगी, ठीक है बेटा। इसे हम ना एक नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं, सुनो, इसे हम नाम देते हैं बेटा सीटीसी। क्या नाम देते हैं? सीटीसी। ये बेटा कभी आप अपने जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं उनसे पूछ के देखना, इसे हम नाम देते हैं सीटीसी। बेटा सीटीसी का मतलब पता है क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी। मतलब आपको हायर करने की कंपनी क्या कॉस्ट इंकर कर रही है, आपको नौकरी पे रखने की कंपनी क्या कॉस्ट इंकर कर रही है, इसे हम नाम देते हैं कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी। ठीक है बेटा, लो कॉपी करो, फिर आगे समझते हैं रेलेवेंस से बेटा इसका ना सीटीसी का। चलो, अब बेटा एक बात, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब मैं बात करूंगा ना ध्यान से सुनना है बेटा। ये देखो, अब अगर मैं थोड़ी सी आगे इस केस को बढ़ाऊं तो बेटा मुझे अब एक बात समझ आई कि जो एम्प्लॉयर है ना, जो एम्प्लॉयर है वो बेटा एम्प्लॉय को ना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, एक तो देता है सीटीसी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है बेटा? सीटीसी देता है। और बेटा कई बार ना, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ना कुछ ऐसी चीजें भी दे देता है जो वैसे सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं था। जैसे अगर आपने याद हो, आपको सैलरी चैप्टर में हमने गिफ्ट्स की बात करी थी, परक्विजिट्स में गिफ्ट्स की बात करी थी। तो बेटा गिफ्ट जो है, अब सुनो, इमेजिन करो एम्प्लॉयर की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसने सब एम्प्लॉयज को वॉचेस, ठीक है, या कार्स या ज्वेलरी गिफ्ट करी। तो बेटा ये जो गिफ्ट है ये सीटीसी में तो इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता ना। दिस इज ओवर एंड अबव सीटीसी। ये कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूडेड नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है बेटा। तो कई बार एक तो एम्प्लॉयर, मैंने कहा एम्प्लॉय को क्या देता है? सीटीसी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सीटीसी है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट, मैंने एक फ्रेश पेज पे आपको करवा देता हूं। तो मैंने बेटा अभी तक आपको क्या बात कही कि जो एम्प्लॉयर है वो बेटा एम्प्लॉय को ना कई बार सीटीसी के अलावा, ये देखो बेटा, बात समझना बेटा मेरी, मैं जो कहूंगा बड़ी काम की बात करने वाला हूं मैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेटा एक तो बताओ क्या देता है? सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। ये तो वो देगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। और पता है बेटा ये क्यों दिया जा रहा है सीटीसी? इसको देने का पर्पस क्या है? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये उन सर्विसेज के बदले है जो बेटा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है। भैया आप काम नहीं करते हो, ये पैसा उस बात का है। जो आप 10 से 6 नौकरी करते हो, ये पैसा उस बात का है। तो ये जो सीटीसी आपको दी है, सपोज आपकी सीटीसी बेटा, एग्जांपल
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, साल का 8 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे आता है ये 8 लाख बेटा, मैंने ऊपर बताया, बेसिक सैलरी, एचआरए, सॉरी डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट सब मिला के सीटीसी पड़ती है आपकी 8 लाख रुपए। तो ये तो पैसा इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय। और क्यों दिया जा रहा है? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंप्लॉय टू इंप्लॉयर। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, इसके अलावा कई बार बेटा इंप्लॉयर इंप्लॉय को ना कुछ एडिशनल पेमेंट्स भी करता है। इंप्लॉयर इंप्लॉय को कुछ एडिशनल पेमेंट्स भी करता है, ठीक है, जो सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड इन सीटीसी, जो कॉस्ट टू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता है। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इन एडिशनल पेमेंट्स को देने का जो मोटिव है ना, वो ये नहीं है कि इंप्लॉय मुझको सर्विसेज दे रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, जो इंप्लॉय मुझको सर्विसेज दे रहा है ना, उसके लिए तो मैं उसको सीटीसी दे रहा हूं 8 लाख रुपए का। ये पेमेंट्स मैं उसको दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना कि एम्प्लॉयर ने अपने 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट्स दिए, है ना, तो मैं इन्हें गिफ्ट्स कह रहा हूं। बेटा मैं इन्हें गिफ्ट्स क्यों कहता हूं? मैं इन्हें गिफ्ट्स क्यों कहता हूं? क्योंकि ना ये देने के लिए ये देने के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं था। उसे इन गिफ्ट्स के बदले अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं मिल रहा है बेटा। बेटा एक बात याद रखना, इस 8 लाख रुपए को आप गिफ्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके बदले इंप्लॉयर को इंप्लॉय की क्या मिलती है बेटा? सर्विसेज मिलती हैं। दिस इज नॉट गिफ्ट। लेकिन हां, ये जो एडिशनल आपने गिफ्ट्स दिए हैं, मतलब जो सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं है बेटा, इसके बदले इंप्लॉयर को इंप्लॉय से कुछ नहीं मिलता है बेटा, नो कंसिडरेशन। इनके बदले इंप्लॉयर को इंप्लॉय से कोई कंसिडरेशन बेटा रिसीव नहीं होता है। और ये आपके सीटीसी में भी इंक्लूडेड नहीं होते बेटा। गिफ्ट सीटीसी में इंक्लूड हो ही नहीं सकते। ये गिफ्ट्स इसलिए हैं क्योंकि इनके बदले इंप्लॉयर को कोई कंसिडरेशन अपने इंप्लॉय से रिसीव नहीं होता। कॉपी करो बेटा यहां तक पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। बेटा बहुत कंसेप्चुअल चलना है हमें, रटना कुछ नहीं है। तो बेटा मुझे एक बात समझ आई, सुनो। अब मुझे ना एक बात जो समझ आई वो क्या है कि एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सीटीसी, जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है। 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देगा एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर बदले में 8 लाख रुपए देगा एम्प्लॉय को। ये तो तय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल पेमेंट्स भी दे रहा है जो सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनके बदले बेटा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से कुछ नहीं मिल रहा। 8 लाख के बदले एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन इन गिफ्ट्स के बदले एम्प्लॉयर को कुछ भी पैसा एम्प्लॉय से रिसीव नहीं होता है। कोई कंसिडरेशन एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से रिसीव नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये देने के लिए लायबल नहीं था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहता है, ठीक है। इसलिए बेटा हमने इनको क्या नाम दिया है? गिफ्ट्स। बात समझ आई? पक्का। अब हमें बेटा ये दो बातें हैं जो अलग अलग हमें डिस्कस करनी है। अब सुनो, पहले बेटा मैं आपसे ना इसकी बात कर लूं, इसकी बात। आओ जरा बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज आपको पढ़ाता हूं। आगे पढ़ेंगे बेटा वो चीज। ये देखो, आओ बेटा, ये आओ जरा इस पे। बेटा आगे जाके देखोगे ना तो आपको एक शेड्यूल 3 दे रखा है, ये आगे पढ़ेंगे बेटा। इसकी पहले हेडिंग पढ़ो क्या है।
following activities or transactions shall neither be treated as supply of goods nor supply of service। मतलब ये जो शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज मेंशन्ड है ना, इन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये ट्रांजैक्शंस, ये एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है। तो बेटा जीएसटी तो सप्लाई पे आता है और गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हम आपको लिखवा रहे हैं शेड्यूल 3 में, इन्हें बेटा सप्लाई नहीं माना जाएगा। दे आर नॉट सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है। अब जब सप्लाई नहीं है तो आपको पता है जीएसटी किस पे आता है? सप्लाई पे। तो बेटा जब ये सप्लाई ही नहीं है तो इन पे जीएसटी नहीं आएगा। तो अगर आप नोटिस करो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। सुनो बेटा, उन्होंने कहा, ध्यान से मेरी बात जो सुननी है, उन्होंने कहा सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इसको बेटा सप्लाई नहीं माना गया है। इसे सप्लाई नहीं माना गया है। मतलब एम्प्लॉय जो सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है ना, इसे बेटा सप्लाई ही नहीं माना गया। और जीएसटी तो सप्लाई पे आता है ना, तो इस ट्रांजैक्शन पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा। मतलब ये जो 8 लाख रुपए का, सुनो सुनो, मैं एम्प्लॉय हूं बेटा, मैं अपनी सर्विसेज देता हूं एम्प्लॉयर को, बदले में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है 8 लाख रुपए का। तो मेरी जो सर्विसेज है ना, उनको सप्लाई नहीं माना गया है। और जब सप्लाई नहीं है तो जो मुझे 8 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। मतलब इस 8 लाख रुपए पे जीएसटी नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज सप्लाई ही नहीं है। तो जो कंसिडरेशन आप अपने एम्प्लॉयर से चार्ज करते हो उसे बेटा सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा उस पे। बात समझ आई? तो मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को, उसे बेटा सप्लाई नहीं माना गया है। तो जो कंसिडरेशन वो एम्प्लॉयर से लेगा ना 8 लाख रुपए का, उस पे जीएसटी नहीं आएगा बेटा। बात समझ आई सबको? ये तो हमें कौन बताता है बेटा? ये तो हमें बताता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बेटा, ये ना काफी, जब जीएसटी आया था काफी लोगों को डाउट था कि whether services provided by employee to employer are considered as supply or not। तो याद रखना, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो जो सैलरी आप अपने एम्प्लॉयर से लोगे उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बात समझ आई? अच्छा, अब ये बताओ बेटा, ये देखना जरा जो मैं बात आपसे करूंगा बेटा। तो मैंने जो ऊपर सीटीसी वाला पार्ट था उसे तो कवर कर लिया। सीटीसी पे बेटा जीएसटी नहीं आता है। क्यों? बिकॉज सीटीसी इज पेड इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। उस पे जीएसटी नहीं आता है, नॉन टैक्सेबल है बेटा। ये सर्विस आपकी बच्चे नॉन टैक्सेबल है, इस पे जीएसटी नहीं है बेटा, नॉन टैक्सेबल है ये एज पर शेड्यूल 3, नॉन टैक्सेबल। तो बेटा इसकी बात वैसे हमें आगे करनी थी, लेकिन मैंने बेटा यहीं पर ये वाला पॉइंट कवर कर दिया। वैसे हमने शेड्यूल 3 अभी आगे पढ़ना है, लेकिन मैंने यहां पर इसे कवर कर दिया है शेड्यूल 3 वाले पॉइंट को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा इनकी। अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात समझना बेटा। इमेजिन करो बेटा, एक बहुत बड़ा गुजरात का बिजनेसमैन है, ठीक है, ज्वेलर है, ठीक है, ज्वेलरी का काम है, बहुत रिच। उसकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी आई
और उसने अपने सब एम्प्लॉयज को बेटा, सब एम्प्लॉयज को दिल खोल के ज्वेलरी गिफ्ट करी। ज्वेलरी क्या करी है गिफ्ट बेटा? गिफ्ट करी है। अब सुनो सुनो सुनो, ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ज्वेलर ने ज्वेलरी क्या करी बेटा? गिफ्ट करी। बात समझ आ रही है? गिफ्ट करी है मतलब उसने अपने एम्प्लॉय से कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है। पक्का? तो ये बेटा कवर होती है। नो कंसिडरेशन कहां पर कवर्ड है बेटा? नो कंसिडरेशन कवर्ड है बेटा शेड्यूल 1 में। ध्यान से देखना बेटा मैं जो कहूंगा। नो कंसिडरेशन वाली एक्टिविटीज कहां पर कवर्ड है? शेड्यूल 1 में कवर्ड है। आओ जरा बेटा एक बार ये देखो, ये देखो, इधर आओ मेरे पास, यहां देखो, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू रिलेटेड पर्सन। तो मुझे एक बात बताओ, ज्वेलर था, ज्वेलर था, उसने सप्लाई करी ज्वेलरी की, तो गुड्स की सप्लाई है, तो उसने ज्वेलरी की सप्लाई करी बेटा। किसको? रिलेटेड पर्सन को। उसने किसको दी थी ज्वेलरी बेटा? अपने एम्प्लॉयज को। और आपको पता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को क्या माना गया है बेटे? रिलेटेड पर्सन माना गया है। तो ज्वेलर ने अपने एम्प्लॉयज को ज्वेलरी की बेटा क्या करी? सप्लाई करी बेटा। और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बेटा इसे सप्लाई माना जाएगा। ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी बेटा इसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, हाउएवर gift given by employer to employee up to 50,000 will not be considered as supply of goods, although employer and employee are considered as related person। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है 50,000 रुपए तक का बेटा, तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो मुझे एक बार बताओ, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो मुझे एक बार बताओ, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? इसे बेटा माना जाएगा सप्लाई, इसे माना जाएगा बेटा सप्लाई। सप्लाई है तो क्या आएगा? जीएसटी। लेकिन लेकिन इसमें बेटा एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन है, इफ गिफ्ट इज अप टू 50,000। इफ गिफ्ट इज अप टू ₹50,000, तो अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट है नो जीएसटी। अगर 50,000 के से ऊपर का गिफ्ट है तो पूरे पे आएगा बेटा जीएसटी। तो अगर 70,000 रुपए का गिफ्ट है बेटा, पूरे 70,000 पे जीएसटी आ जाएगा। मैंने जो कहा बेटा क्लियर हुआ? तो एक बात समझो बेटा, हमने यहां पर दो बातें करी। एक तो हमने बात करी सीटीसी की, जो इंप्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब ये बताओ वो सीटीसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस बात का दे रहा है? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। और उन्होंने पहले ही कह दिया सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, मतलब उन पे जीएसटी नहीं आएगा। इसका मतलब 8 लाख का जो सीटीसी है उस पे जीएसटी बेटा नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन सीटीसी के अलावा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट्स देता है, कोई और पेमेंट करता है जिसके बदले वो कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है, तो बेटा उसे सप्लाई माना गया है एज पर शेड्यूल 1 के सेकंड पॉइंट के हिसाब से। क्योंकि बेटा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनना, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ from one related person to another related person in course or furtherance of business shall be considered as a supply। और सप्लाई है तो उस पर क्या आएगा? जीएसटी। हाउएवर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देता है तो पूरे अमाउंट पे बेटा जीएसटी आएगा। ठीक है। तो याद रखना,
अगर मैं इसकी पूरी बेटा एक समरी बनाऊं तो बेटा मुझे फिलहाल तो ये समझ आया है, फिलहाल तो मुझे ये समझ आया है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सीटीसी देता है इस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीटीसी किस बात का दिया जा रहा है? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, उसे सप्लाई नहीं माना जाता, तो सीटीसी पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर सीटीसी के अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल पेमेंट्स कर रहा है, जैसे गिफ्ट दे रहा है, वो बेटा गिफ्ट कभी भी सीटीसी में इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट्स देता है तो बेटा उस पे जीएसटी आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप शेड्यूल 1 में कवर होते हो। कैसे? सप्लाई ऑफ गुड्स from one related person to another related person in course or furtherance of business shall be considered as a supply। तो अगर ज्वेलर ने अपने एम्प्लॉय को ज्वेलरी दी तो इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड। दोनों रिलेटेड पर्सन भी हैं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई, और इस पे जीएसटी आएगा। हाउएवर हाउएवर एग्जेम्पशन है कितने रुपए की बेटा? 50,000 तक की। मतलब 50,000 तक का गिफ्ट है, नो जीएसटी। 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है, पूरे पे जीएसटी आएगा बेटा। 70,000 रुपए का गिफ्ट है, 70,000 पे जीएसटी आएगा। ये बेटा पूरी समरी है आपकी इस पॉइंट की। कॉपी कर लो बेटे। लो बच्चे, कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको। तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट मतलब वो कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है एक्सीडिंग 50,000, तो बेटा जीएसटी आएगा आएगा। क्योंकि गिफ्ट सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं होता है। सीटीसी में जो चीजें हैं ना बेटा उन पे नहीं आता है जीएसटी। क्यों? क्योंकि सीटीसी दिया जाता है किसके बदले में? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, उसे तो सप्लाई नहीं माना गया, तो सीटीसी पे जीएसटी नहीं आता है। हाँ, सीटीसी के अलावा अगर कोई चीज दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जीएसटी आएगा ही आएगा बेटा। 50,000 से ऊपर का होना चाहिए बेटा। पक्का समझ आ रहा है ना? कॉपी कर लो। चलो बच्चे, एक काम करता हूं मैं, इस लेक्चर में इतना ही कवर करता हूं। अभी याद रखना, जो शेड्यूल 1 का सेकंड पॉइंट कर रहे हैं बेटा, वो अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा। अभी हमें एक वर्ड का मतलब और समझना है, वो थोड़ा सा बेटा लेंथी चलेगा, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर हम इस वाले पॉइंट को पूरा वाइंड अप करेंगे। तो फिलहाल मैंने इस लेक्चर में आपको सिर्फ एक चीज का मतलब बताया है, दैट इज रिलेटेड पर्संस में कौन कौन आएगा। ठीक है बच्चे? चलो बच्चे, बाकी हम इस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। टिल देन, थैंक यू।